दोस्तों, आज तक आपने कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन देखा है जिसके अंदर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ना करता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उस कंसेप्ट को समझने से पहले दो मॉलिक्यूल्स को ज़रा ध्यान से देखिएगा और फिर उसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे NH3 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप जानते होंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। इस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और होता भी है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री का होता है और जहाँ भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और जहाँ बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होते हैं वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो बॉन्ड एंगल को देख के हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है अगर बॉन्ड एंगल कुछ दिया है। तो इस तरह से यहाँ बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन मैच कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन को रिप्लेस करूँ यहाँ से और यहाँ लोन पेयर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रखें, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है इन्हें अगर रिप्लेस कर दिया जाए किससे, एक कोई बड़ा ग्रुप SiH3 लगा दिया जाए तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है और 120 डिग्री हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं रहने वाला है। यहाँ भी जो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं वो सेम है, 1 लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है, दोनों ही सेम है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि बॉन्ड एंगल्स के कंसेप्ट से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि यहाँ 109 डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल है लगभग, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हमने sp3 कह दिया। लेकिन अगर यहाँ बॉन्ड एंगल 120 है तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 नहीं होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर ग्रुप लार्ज हो जाएं, ग्रुपों को साइज को इंक्रीज कर दिया जाए या इस सेंट्रल एटम के साइज को इंक्रीज कर दिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उसी तरह के इफेक्ट को हम देखने जाएंगे कि इस तरह से अगर साइज इंक्रीज होता है तो उनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि sp3 की जगह यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है, तो उसी तरह से आगे और देखेंगे हम कि और क्या इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल XeF6 के बारे में बात करें, XeF6 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो यहां देखिए जरा, Xe के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब यहां 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। देखिए जरा, 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। उसी तरह से ICl6 नेगेटिव एक कंपाउंड है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो I के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर इसके पास नेगेटिव है और यहाँ 6 Cl ने बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को भी ध्यान से देखें तो यहाँ 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अब जरा साइज का इफेक्ट देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं वो भी 6 हैं, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर 6 हैं, लोन पेयर 1 है। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 6 + 1 = 7, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आता है और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3d3 आता है, अगर इस हिसाब से देखिएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें इसे, इसके अंदर ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री होती है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, तो इसकी वजह से ये जो लोन पेयर है इस ज्योमेट्री के अंदर पार्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मीनिंग ये जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह के लोन पेयर को स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कहते हैं। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। आपने देखा
कि लोन पेयर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं। तो इसका मीनिंग कि ये स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर है। इस स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव होने का क्या लॉजिक है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो मॉलिक्यूल है सराउंडिंग एटम स्मॉल है और सेंट्रल एटम भी स्मॉल है रेस्पेक्ट टू आयोडीन। तो इस आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और इस Cl का साइज भी बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा नंबर है Cl के। इसकी वजह से यह रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई है। जो लोन पेयर है इस रिपल्सन को मिनिमाइज नहीं कर पाता है, इसलिए ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल के अंदर पार्टिसिपेट करता है, प्योर s ऑर्बिटल के अंदर जाता है। अगर ये प्योर s ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो ये प्योर s ऑर्बिटल में जाने की वजह से ये इनर्ट हो जाता है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिससे ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनिए, कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जैसे ही ये ग्रुप का साइज इंक्रीज हुआ तो यहाँ रिपल्सन इंक्रीज होता है और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल के अंदर जाता है, जिससे s ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और अगर s ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये जो s ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लीनियर जो कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन करते हैं ऑर्बिटल, वो कॉम्बिनेशन में ये पार्ट नहीं करता है। इसलिए इस तरह के लोन पेयर्स को स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर कहा जाता है और ये जो लोन पेयर हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करते हैं। और इसी वजह से इस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 होने की बजाय p3d3 है। और आज हमने यही कहा कि एक ऐसे भी हाइब्रिडाइजेशन हैं जिनके अंदर s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो कब नहीं करते होंगे उसके बारे में मैंने कहा कि अगर सेंट्रल एटम का साइज लार्ज हो और सराउंडिंग एटम की नंबर भी लार्ज हो और साइज भी लार्ज हो, दोनों चीज़ें। तो ये जो कंडीशंस हैं स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर कब होते हैं, तो उन कंडीशंस को ज़रा हम लिखेंगे कि स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर की क्या कंडीशंस हैं। तो स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर कब कब होते हैं? एक लोन पेयर एक्टिव होते हैं जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं, एक लोन पेयर ऐसे होते हैं जो स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कब कब होते हैं? जब सेंट्रल एटम लार्ज हो, दूसरा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज हो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज हो जाए तब इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। तीसरा पार्ट साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज हो, तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर लोन पेयर इनएक्टिव होता है और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, और इसका एग्जाम्पल है XCF8 2 नेगेटिव। जरा इसे ध्यान से देखेंगे तो अब पता चलेगा कि Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं। तो इसका मीनिंग 8 बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं वो रहेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 लोन पेयर की तरह रहेंगे और यहाँ 8 बॉन्ड पेयर है। इसका मीनिंग यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d5 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो साइज है वो इंक्रीज है, Xc का साइज भी बड़ा है, लेकिन यहाँ इससे ज़्यादा फैक्टर ये काम करता है कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज कर जाते हैं। देखिए यहाँ 8 सराउंडिंग एटम, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्सन हाई होता है और रिपल्सन हाई होने की वजह से फिर से जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा और प्योर s ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d5 न होके p3d5 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिसके अंदर या तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा हो या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा हो।
तो ये दोनों ही चीज़ें अगर इंक्रीज होती हैं तो इससे जो लोन पेयर है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो लोन पेयर इनएक्टिव हो जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं करते हैं।